हेलो, हेलो, हेलो जी, हेलो।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या लिखा था आपने लास्ट में? आरक्षण। क्या हेडिंग लिखा था? आगे लिख लीजिए। आगे लिख लीजिए। अंतिम पॉइंट आप बता दीजिए। शायद नागराजनवाद मैंने बताया था आपको। अच्छा, अगला पॉइंट आगे। ईबी चिनैया नाम लिख लीजिए। लिख दे रहे हैं मेरे बच्चे तो। ईबी अच्छा, ये भी ऐसे करो। ईबी चिनैयावाद में उच्चतम न्यायालय ने ईबी चिनैयावाद में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार के द्वारा ईबी चिनैयावाद में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों पंजाब सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण में किए गए वर्गीकरण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। के आरक्षण में किए गए वर्गीकरण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अंदर न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अंदर कोई उपवर्गीकरण करना संभव नहीं है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अंदर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अंदर कोई उपवर्गीकरण करना संभव नहीं है। अगला पॉइंट, न्यायालय ने यह भी तर्क दिया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की न्यायालय ने यह भी तर्क दिया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची बनाने का अधिकार अनुसूचित जाति जनजाति की सूची बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को
अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342 के अंतर्गत दिया है। थ्री 341 और 342 के अंतर्गत दिया गया है। थ्री 341 और 342 के अंतर्गत दिया गया है। अतः राज्यपाल को इसमें विभाजन करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्यपाल को इसमें विभाजन करने की कोई शक्ति नहीं है। राज्यपाल को इसमें विभाजन करने की कोई शक्ति नहीं है। तो ये ईबी चनिया केस आया था 2004 में, आपको बस याद दिला दें। अब हर बात इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टेक्निकल हो जाएगी। इसका मतलब ये है, क्या उच्चतम न्यायालय किस, अगर आपने ध्यान से चीज़ों को पढ़ा, क्या उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि भाई 341, देखिए इसी कहानी के बारे में कुछ फैक्ट भी मिल गए। तो जब हम कोई मुद्दा देखते हैं तो अनुच्छेद 341, 342 हमने देख लिया। तो 341, 342 का विचार ये है कि अगर राज्यों के भीतर भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई सूची बनाई जा रही है तो सूची राष्ट्रपति ही बनाएगा, राज्यपाल नहीं। आंध्रा ने, पंजाब ने, हमारे यहाँ कई राज्यों ने, बिहार ने क्या कर दिया, व्यवहारिक रूप में इन्होंने दलितों के या अनुसूचित जाति जनजाति के विभाजन को बांट दिया, कैटेगरी में कर दिया, 4 कैटेगरी में कर दिया। अब सवाल ये है, आपको याद है कि अनुच्छेद 14 में तार्किक वर्गीकरण किया जा सकता है। आज जब उच्चतम न्यायालय किसी बात को रद्द करना होगा तो क्या कह देगा, वर्गीकरण तार्किक नहीं है, सीधी सी बात है। तो आर्टिकल 14 हर जगह अप्लाई हो जाएगा। एक बार अगर आप बात को समझ लेंगे, हर चीज फिर लिखना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, इसका मतलब सीधा है, क्या इससे फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 भी प्रभावित होता है या क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16? क्योंकि लिखा गया है कि आरक्षण सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों को मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि अनुसूचित जाति जनजाति में सभी लोग पिछड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप में क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 आ जाएगा, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 आ जाएगा। बात स्पष्ट हुई कि नहीं? नहीं स्पष्ट हुई। आप फिर आप जाके देख लीजिएगा भाई, क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 16 की बात क्या है, इत्मीनान से कहने का मतलब है एक ही, अगर सिद्धांत एक बार आपको पता हो गया, कोई चीज आपके लिए करंट अफेयर नहीं होती भाई, कोई घटना नहीं होगी ना, विचार तो एक ही जैसा होगा। तो अगर उच्चतम न्यायालय को किसी बात को, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी महीने भर पहले ईबी चनिया केस 2004 में दिया गया था, इसी बात को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने अपनी ही बात को बदल दिया। अब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें वर्गीकरण होगा, तो अगर अनुसूचित जाति जनजाति में क्लासिफिकेशन हो सकता है जैसा कि ओबीसी में हो रहा है, ओबीसी में राज्य कर रहे हैं क्योंकि राज्यों का अधिकार वहां है, लेकिन ओबीसी के रिजर्वेशन में संघ सरकार ने रोहिणी कमीशन बनाई थी, वो कर नहीं पा रही है। रोहिणी कमीशन बना दिया था, वो कर नहीं पा रही है क्योंकि फिर हमने कहा कि आरक्षण एक ऐसा मधुमक्खी का छत्ता है जिसको अगर आप खोद देंगे तो किसको किसको काटेगा पता नहीं, और कई बार खोदने वाला बच जाता है, बाकी जो नोट्स बना रहा है उसको आगे काट लेती है। इसे खुराफातियों से बच के ही रहना चाहिए। याद रखना बच्चे, जितने बच्चे खुराफात करते हो कभी नहीं पिटते, पिटता कौन है, जाकर देखे हो क्या रहा है, देखें, वही सब उसमें खोपचे मारते। इसका मतलब है अगर आज की डेट में ईबी चनिया केस को उच्चतम न्यायालय ने ओवररूल कर दिया, पलट दिया, तो उच्चतम न्यायालय वही सारे तर्क देगा जो पहले, वही आर्टिकल 50 क्लॉज 14 यहां भी होगा, क्लॉज 4 ऑफ 15 यहां भी होगा, क्लॉज 4 ऑफ 16 यहां भी होगा। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, तर्क सारे वही होंगे। अब अगर हमें किसी चीज को रद्द करना है तो मैं उसको बदल दूंगा। अगर मुझे ये बताना है कि आप क्लास में शरारत कर रहे हो तो मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ लूंगा कि ठीक नहीं बैठे हो, खोद रहे हो किसी को, भले आप खोद रहे हो ना खोद रहे हो, लेकिन जी मुझे कि आपको क्लास में टारगेट करना है, तुम्हारे पास बहाना चाहिए।
हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कुछ बत्ते मिलते थे शाम को, उनका भाई लड़ाई हुई, उनका नहीं हुई, उनको खोज के लाओ, तो वो कहीं बाइक मार देंगे, कहीं कुछ मार देंगे। इसका मतलब अभी तो जो 2024 में उच्चतम न्यायालय ने ईबी चनिया केस को पलटा। अब ये करंट अफेयर है लेकिन मुद्दे एक ही है, तो इसलिए हमेशा एक बार मुद्दों पर जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो कुछ भी आपको लगेगा यार, फिर वही घूम फिर के वही बात आ जाती है। भाई संविधान में फंडामेंटल राइट थोड़ी बदलेगा, ना उसके तर्क बदलेंगे। तो ईबी चनिया केस को अगर मुझे पलटना हो तो मैं अनुच्छेद 14 की व्याख्या अलग तरीके से कर दूंगा, फिर मैं अनुच्छेद क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 की व्याख्या अलग तरीके से कर दूंगा, फिर मैं अनुच्छेद क्लॉज 16 ऑफ 4 की व्याख्या अलग तरीके से कर दूंगा। भाई अनुच्छेद एक ही है, व्याख्या दो है, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि अनुच्छेद 14 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति की जातियों को हमने 4 श्रेणी में बांट दिया, अब 4 श्रेणी में बांट दिया तो विभाजन ने क्लासिफिकेशन किया, तो अनुच्छेद 14 में तार्किक विभाजन करने का अधिकार है या नहीं है? है। तो जब मुझे किसी केस को एक्सेप्ट करना होगा तो मैं कह दूंगा विभाजन तार्किक नहीं है, तार्किक नहीं है। इजेनिया केस में कह दिया, यहां अपनी बात पलट दिया, हमने कहा अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत किया गया विभाजन तार्किक है, खत्म हो गई बात। इतना ही तो मुझे कहना है। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है, कभी कुछ कह दे कभी कुछ कह देगा। न्यायालय ही कभी कुछ कहता है, आपका भी नजरिया बदल जाता है दोस्तों। आपका नजरिया हमेशा वही रहता है, बदलता रहता है। काम कई बार ऐसा होता है, मैंने कई अपने बैचमेट को देखा है, क्लास में किसी को देखे बिना क्लास में चैन नहीं आती थी, अब उसी को देख लेते हैं बेचैन हो जाते हैं। वही व्यक्ति है, बताइए जीवन बदलता है कि नहीं? बदलता है ना। अब आप क्या कहा? बताइए मेरे बच्चों, यही जीवन है। अब अभी आपको क्या लगता होगा, अभी शादी विवाह में जा रहे हो, डम डमा डम डम आपके जब लड्डू फूट रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा? और हम लोग जब ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं, लोग एक आदमी और फंसा, कहाँ गलती कर गए। घटना वही है, नजरिया। उच्चतम न्यायालय कैसा नहीं होगा? अच्छा जज ये इसी दुनिया में रहते हैं, मंगल ग्रह से आते हैं सीधा, इसी दुनिया में रहते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं। दुनिया बदल रही है, एक ही जैसी है। और क्या बताऊं मेरे दोस्तों, क्या बदल रही? पहले मैं फिल्में देखता था, पहले फिल्में देखता था, हीरो हीरोइन मिले सीधे कैमरा ऊपर, मतलब लोग समझ जाते थे क्या हो रहा है। बताओ जब से इमरान हाशमी का जमाना है, कैमरा ऊपर होता ही नहीं। दुनिया वही है या बदल गई? बदल गई। तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं बदलेगा? बदलेगा। अब इस बात को ध्यान सुन लीजिए, सीधा मतलब ये है कि क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य के द्वारा सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों का उत्थान का विशेष प्रयास किया जाएगा। लेकिन सवाल है पिछड़ा कौन है, यही तो हमें तय करना है। तो अब हमने क्या मान लिया? अभी हमने माना था पिछड़ों में पिछड़ा, अब हमने कहा अनुसूचित जाति में भी पिछड़ा। अब एक समस्या, ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम तो आ रही है। अगर अनुसूचित जाति में पिछड़ा, तो आप याद रखिए आर्टिकल 17 हम आगे देखेंगे, अनुसूचित जातियों को छुआछूत से बचाने के लिए, भेदभाव से बचाने के लिए कानून बनाया गया है। अगर अनुसूचित जाति में भी 2 वर्ग हो गए तो छुआछूत, इसका मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जातियों से भी कर सकती हैं, मामला फंसेगा। कई बार ऑब्जेक्शन तो लाया जा सकता है, लेकिन ये हम नहीं मान रहे कि अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति के लोगों से छुआछूत करेंगे। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या है? पिछड़ों को हम आरक्षण देंगे। इसका मतलब है पूरी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी है, उसमें से भी कुछ और पिछड़ी है। यहां आपको इंदिरा साहनी वाली बात याद आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब ये मान लीजिए, अब अनुसूचित जाति जनजाति में भी आर्थिक आधार भी लागू करेंगे। जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जब भी क्रीमी लेयर लागू करेंगे, तो हमें आर्थिक आधार लेना ही पड़ेगा, और वो हम ले रहे हैं। लेकिन अब सवाल है, वर्गीकरण कर दिया, अब यहाँ मंत्र देखिए, उच्चतम न्यायालय ने कह दिया। लेकिन सरकार बड़ी होशियार होती है, सरकार इधर घुमाएगी। उच्चतम न्यायालय कहने मात्र से निर्णय तो बाध्यकारी होता है, लेकिन सरकार के पास तमाम लूप होल होते हैं। वो कहेंगे हम रूल बनाएंगे, अभी नोटिफिकेशन जारी करेंगे, अभी सर्वे कर रहे हैं, अभी क्लासिफिकेशन हो नहीं रहा है।
क्लासिफिकेशन काम उच्चतम न्यायालय का नहीं है, वो सरकार काम है। अब सरकार करेगी तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने की सरकार काफी टाल मटोल करती रहती है, तो ये अपने आप में लैंडमार्क डिसीजन माना जाएगा। ये तर्क बात स्पष्ट है कि नहीं? इसी अनुच्छेद की व्याख्या मैं दो रूप में कर सकता हूं। अगर मुझे कहना पड़ेगा कि वर्गीकरण ठीक नहीं है तो मैं इसकी व्याख्या अलग तरीके से कर दूंगा। अगर मैं कह रहा हूं कि वर्गीकरण ठीक है तो इसी की व्याख्या मैं अलग तरीके से कर दूंगा। अनुच्छेद तो मैंने आपको बता रखा है ना, यही एप्लीकेशन है, यही मुद्दा है। अगला पॉइंट, और बार बार कहते हैं कि अनुच्छेद के लोग तंग मत रहा करिए, विचार एक बार समझ में आ गया तो अनुच्छेद उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या लिखा आपने? हाँ, राज्य विभाजन की शक्ति नहीं है। हाँ, अगला पॉइंट, हाल ही में वर्ष 2024 में वर्ष 2024 में उच्चतम न्यायालय ने ईबी चिनैया वाद के निर्णय को पलटते हुए कहा, उच्चतम न्यायालय ने ईबी चिनैया वाद के निर्णय को पलटते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के ईबी चिनैया वाद के निर्णय को पलटते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर भी उपवर्गीकरण किया जा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर भी उपवर्गीकरण किया जा सकता है। उपवर्गीकरण किया जा सकता है, जिसका यह अभिप्राय है कि अनुसूचित जाति जनजाति में आरक्षण का लाभ सभी को समान रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति में भी आरक्षण का लाभ सभी को समान रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। सभी को समान रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, और अनुसूचित जाति जनजाति भी एक समरूप श्रेणी नहीं है। समरूप मतलब होमोजेनियस। अनुसूचित जाति जनजाति भी एक समरूप श्रेणी नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति भी एक समरूप श्रेणी नहीं है, मतलब होमोजेनियस कैटेगरी नहीं है, उसमें विभाजन हो सकता है। तो बहुत लैंडमार्क डिसीजन है ये। अब ये बात अलग है कि कैसे लागू किया जाए। अरे किसी बच्चे ने बड़े भोले भाले सवाल पूछे हैं कि सर कि अभी तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई, फिर आपने उसको सुझाव क्यों लिखवा दिया? मैं सरकार का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। अरे मेरे बच्चों, सरकार की बात मानना हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर नागरिक अपनी बात कह सकता है, आप भी कह सकते हैं। और प्रोफेसर सरकार को समझता ही नहीं। सरकार क्या है? इसलिए स्वाभाविक रूप में हम किसके खिलाफ नहीं जा सकते? संविधान के खिलाफ। हम विधि के खिलाफ नहीं आ सकते। हमारा फंडामेंटल राइट है। मैं सरकार खिलाफ एक बार जाऊंगा या बार बार जाऊंगा? पॉलिटी पढ़ के से बचकानी हरकत कर रहे हैं मेरे बच्चे।
अरे कुछ तो उसका मर्म देखो, सरकार के खिलाफ बैंड बजा दूंगा मैं, कमाल की बात है यार। इसलिए संविधान के खिलाफ नहीं जाना है सरकार की। सरकार जो कहेगी मैं वही बताऊंगा, तो फिर सरकार तो रोज ही प्रेस ब्रीफिंग कर रही है, वही छाप दीजिए हम। सरकार की प्रेस ब्रीफिंग हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, उससे हमारा मतांतर रहेगा। बस एक बात अंतर रखिए, मैं ये कभी नहीं कहूँगा सरकार उखाड़ के फेंक दो, जला के राख कर दो, बुझाकर खाक कर दो, उस खाक से जो बने उसे विश्वनाथ कर दो, ये नहीं कहूँगा। ये इसे कहते हैं एंटी स्टेब्लिशमेंट। आप याद रखिएगा, हमारे एग्जाम में एंटी स्टेब्लिशमेंट होना ठीक नहीं है और तार्किक रूप में ठीक नहीं है। भाई याद रखिए, दुनिया में हर में खामी है, सरकार में खामी है। तो सरकार में खामी है तो सुझाव दीजिए, उखाड़ के फेंकने की बात मत करिए। अब अगर वायुयान में दुर्घटना होती है तो क्या हम बैलगाड़ी चलना शुरू कर दें? तो वायुयान का रिपेयर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं मेरे बच्चे। अच्छा, किसी ने PYQs पूछा आधारभूत ढांचे से, थोड़ा रुक जाओ मेरे बच्चे, अभी तो हमने शुरू किया है, थोड़ा अभी तो शुरू ही किया है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अनुच्छेद फंडामेंटल भी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वेट कर लो। ऑनलाइन वाले बच्चे में कहीं पूछा है कि विधि के समक्ष समानता नकारात्मक है और समान संरक्षण सकारात्मक क्यों है? बड़ी सीधी सी बात है, जहां राज्य कुछ दे वो सकारात्मक है, जहां राज्य वंचित को उठा दे वो सकारात्मक है, जहां राज्य हमारे साथ भेदभाव न करे वो क्या है? नकारात्मक है। पुलिस कुछ देती नहीं है, पुलिस की भूमिका नकारात्मक है। विश्वविद्यालय की भूमिका सकारात्मक है, विश्वविद्यालय आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देती है, दलिया देती है, सकारात्मक है। पुलिस क्या रखती है कि आपके पास जो है वो कोई छीने नहीं, हम देंगे नहीं, तो नकारात्मक है। फिर किसी बच्चे ने सवाल पूछा है, मूल अधिकार, संवैधिक अधिकार, सांविधिक, सब बता देंगे। हाँ नहीं, जो बता रहे उस पर ध्यान नहीं है, जो नहीं बता रहे उसी पे ध्यान है। आगे बढ़ने तो दो, हेडिंग अंतिम हेडिंग लिख लो, आगे लिख लो। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर। मैं सारे सवाल आपके PYQs करवा दूंगा, एक एक टॉपिक खत्म तो होने दीजिए, मैं यहाँ बोर्ड पे करवा दूंगा आपको। तो नहीं तो एक एक बच्चे सवाल पूछेंगे तो बहुत टाइम खिंचता है फिर उससे। अच्छा देखिए, फिर किसी ने पूछा है, अरे आरक्षण की सीमा अब 50% नहीं रही, आरक्षण की सीमा 59.5% हो गई है 103वें संविधान संशोधन के बाद। राज्यों में तो कई जगह आरक्षण कर दिया गया 80%, 75%, वो सारे मामले न्यायालय में पेंडिंग है। इसे बार बार आपको कहते हैं कि आरक्षण के डिस्प्यूट से सवाल पूछने के चांसेस हमेशा कम होते हैं। इतना जब न्यायपालिका में हर मामला पड़ा हुआ है, तो जहाँ पे आपको याद रखना है, हमने क्या किया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ऐसी चीज़ याद रख लीजिए। और मैं तरीका बता दूं कैसे याद करिए, रटना नहीं है, समझ के। क्या लिखा आपने? क्रीमिनल, पहला पॉइंट। इंदिरा साहनीवाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर का विचार लागू कर दिया गया। पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर का विचार लागू कर दिया गया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जनरल सिंह वाद में, उच्चतम न्यायालय ने जनरल सिंह वाद, जनरल, जनरल नहीं,
लेकिन उच्चतम न्यायालय में जनरल सिंह बाद में कहा कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर का विचार लागू नहीं होगा। ये जनरल सिंह वाद है 2018 में। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर का विचार लागू नहीं होगा। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए क्रीमी लेयर का विचार लागू नहीं होगा। क्योंकि याद रखिए, इसके पहले अगर आपको याद होगा तो नागराजन केस में हिंट कर दिया था न्यायालय ने कि क्रीमी लेयर लाइए, लेकिन जनरल सिंह बड़ी टिपिकल बात कह दी। एक तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर नहीं होगा और 2018 की बात है। फिर कि उसमें ट्विस्ट क्या है, अगला पॉइंट आप लिख लीजिए। अगला पॉइंट, अनुसूचित जाति जनजाति को अनुसूचित जाति जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण के लिए प्रोन्नति में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का विचार प्रोन्नति में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का विचार लागू होगा। प्रोन्नति में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का विचार लागू होगा। अब देखिए, अजीब सी बात कह दी, यानी प्रोन्नति में आरक्षण को करना हो तो क्रीमी लेयर आप अपनाइए, लेकिन बाकी की जगह क्रीमी लेयर न अपनाइए। तो यहां पे उलझाव तो रहा ही। और लास्ट में लिख लीजिए, अंतिम पॉइंट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ईबी चिनैया वाद को पलटते हुए कहा, या ईबी चिनैया वाद के निर्णय को पलटते हुए कहा ईबी चिनैया वाद के निर्णय को पलटते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी क्रीमी लेयर को लागू करने पर विचार होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी क्रीमी लेयर को लागू करने पर विचार होना चाहिए। जनजाति के लिए भी क्रीमी लेयर को लागू करने पर विचार होना चाहिए। लेकिन यह न्यायालय का कथन है, निर्णय नहीं है। लेकिन यह न्यायालय का कथन है, निर्णय नहीं है। लेकिन ये बात आपको पता होगी, जैसे ऑब्जर्वेशन आया, मंत्रिमंडल की बैठक हुई और मंत्रिमंडल ने सीधा कहा कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। क्योंकि मंत्रिमंडल क्यों किसी को नाराज करेगी? ये आरक्षण के सारे विवाद हैं। अब सवाल, इतनी कहानी तो मैंने बता दी, अगर कभी मेंस में आ जाए तो आप इतनी कहानी लिख कैसे पाएंगे? तो उसका मैं तरीका बता दूं कैसे मेंस में लिखा जाता है। ये कहानी इसलिए बता दी कि मान ली कभी इन्फॉर्मेशन की बात आ जाए। अब इतनी सारी कहानी को हम एक पेज में कैसे करें, यही तरीका में सीखना होता है। धीरे धीरे एक ही बात को रिवीजन। देखो, वो शॉर्टकट नहीं होता। अच्छे से पढ़ना सीखिए, बात को रिपीट करके देखिए, और हर चीज़ को संक्षेपीकरण करने की आपकी आदत होनी चाहिए। भाई, हमें तो कुल मिला के 150 शब्द में मैक्सिमम लिखना पड़ता है। जो 250 शब्द लिखा जाता है उसको भी 150 शब्द से कोई ज़्यादा लिख नहीं पाता। समय ही नहीं है और न ही आपके पास उतना। भाई 3 घंटे में
लिखना चीज़ों को बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आपको मैं इन सारे विवाद को 4-5 पॉइंट बता दूं, कहानी कैसे हम सिनॉप्सिस बनाते हैं। कभी आ जाए तो वैसे समस्या ये है कि हमने बताया कि कोई आरक्षण का सारा मामला न्यायालय में पड़ा हुआ है, तो जो मामला सब जुडिस होता है उसमें कोई प्रश्न एग्जामिनर नहीं देता। अब मान लीजिए पूरे आरक्षण के डिबेट को अगर मैं 4-5 पॉइंट लिखना है, यही आपका प्रोफेशनल तरीका है। भाई विवाद होता रहेगा, भावनात्मक बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको गरीबी निवारण के उपाय लिखना है, गरीबी निवारण करना नहीं है। इस बेसिक बात में हमेशा अंतर रखिए। कई बार बच्चे बड़े भावनात्मक तरीके से हर काम करते हैं, तो आप याद रखिएगा 50 साल के बाद तो वैसे व्यक्ति में तर्क हावी हो जाता है, और जिसमें 20 साल में तर्क हावी हो गया वो तारे तोड़ देगा। वैसे तो कई बार इमोशनल लोग 70 साल में भी इमोशनल ही रहते हैं, तो फिर वो हमारे यहाँ प्रोफेसर मटुकनाथ थे, कई बार तो और भी नेता शशि थरूर दिखे, वही भी इमोशनल नहीं है। तो इमोशनल होने की कोई उम्र नहीं है, बाकी तो कोई। लेकिन आप याद रखिएगा, कहा भी जाता है भाई जवानों में दिल होता है, तो दिल के साथ विवेक लेना बहुत मुश्किल होता है। युवा है और उसमें आदर्श नहीं है, इसका मतलब उसमें दिल नहीं है। बूढ़ा है उसमें आदर्श है, इसका मतलब उसमें दिमाग नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। बस सवाल क्या है, भैया आपके पास ऊर्जा जबरदस्त है, भावनाएं उछाल मारती हैं। अगर उसका भावनाएं उछाल मारती हैं, विवेक रूपी घोड़े का नियंत्रण इस पे होना चाहिए। और अगर विवेक रूपी घोड़े का नियंत्रण हो गया तो अब मैंने कहा तारे तोड़ देंगे, बाकी तो छोड़ दीजिए अब। लेकिन नियंत्रण कैसे करना है तो आप ही देखो। इसलिए हमेशा पढ़ने में हाईली प्रोफेशनलिज्म, भावनात्मक नहीं। अगर आप जीवन में भावनात्मक रहेंगे तो भौतिक सफलता आपके हाथ से दूर जाएगी। अगर जीवन में हाईली रेशनल रहेंगे, किसी भी चीज का निर्णय ऐसे नहीं करना है, तो कोई भी चीज आप कर लेंगे। तो तरीका वही है। तो इतनी सारी मैंने कहानी पढ़ ली, अब बस ये है कि हम एग्जाम के लिए कितना लिखेंगे, ये बात जरूरी है। तो आरक्षण के पक्ष में तर्क में आपको बता दूं, आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क हो सकता है। तो पहला, सामाजिक न्याय के लिए। दूसरा, आनुपातिक समानता के लिए। तीसरा, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए। आनुपातिक समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए, सर्वसमावेशी लोकतंत्र के विकास के लिए। सर्वसमावेशी लोकतंत्र के विकास के लिए ये पक्ष में तर्क हो गया। विपक्ष में तर्क लोग क्या देते हैं। विपक्ष में तर्क क्या है, कुशलता के विरुद्ध है, अवसर की समानता के विपरीत है, कुशलता के विरुद्ध है, अवसर की समानता के विपरीत है, और समाज में या व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। लेकिन हमारा मत क्या होगा, आपका अपना मत क्या होगा। हमारा मत यह होगा कि समाज में न्याय कुशलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्याय कुशलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है, सही मायने में अवसर की समानता, आरक्षण से अवसर की समानता और बेहतर होती है। आरक्षण से अवसर की समानता बेहतर होती है।
क्योंकि याद रखिए, अगर समाज में केवल कुशलता रखेंगे तो समाज जंगल के नियम जैसा हो जाएगा, केवल आरक्षण रखेंगे तो समाज बिल्कुल फिर आजादी लोग पिछड़ जाएंगे। इसलिए निष्कर्ष क्या रखना है? स्वाभाविक रूप में सबका सामंजस्य। तो निष्कर्ष क्या है? समस्या आरक्षण से नहीं है, आरक्षण के राजनीतिक प्रयोग से है। यानी अगर आरक्षण का कोई विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि भारतीय संविधान के मूल आधारों का ही विरोध कर रहा है। आरक्षण का विरोध तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये समानता का मामला है, न्याय का मामला है, ये प्रस्तावना का पहला शब्द है। तो आप आरक्षण का विरोध नहीं कर सकते। आप किसका क्या क्या कहेंगे निष्कर्ष में? कि सही मायने में आरक्षण नहीं, अपितु आरक्षण का राजनीतिकरण समस्या है। आरक्षण का राजनीतिकरण समस्या है, समस्या आरक्षण नहीं। समस्या इसका वोट बैंक के रूप में प्रयोग है। ये निष्कर्ष है। तो आप देखिए, अब अगर आप कभी मेंस में लिखने का प्रयास करेंगे तो इतनी कहानी जो मैंने बताई, ये वाद वो वाद वो वाद, कहीं लिख ही नहीं पाएंगे। वाद के हिसाब से लिखेंगे तो समस्या है, आर्टिकल के हिसाब से लिखेंगे तो समस्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो वाद सामंजस्य हो सके वो लिख दीजिए, अन्यथा उत्तर का स्ट्रक्चर सबसे पहले आना चाहिए। मतलब आपका कोई उत्तर दिखे, बिल्कुल हर पार्ट उसको क्रम से मिल जाए। लेकिन लिखने में जब बच्चे कहते हैं लिखने का, हम बार आपको बता देंगे, लेकिन बेसिक गलतियां कहाँ होती है? हम जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं पहला। हम सोचते हैं दुनिया की हर बात लिख दूसरा, वो संभव ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप इमोशनल है, आपने लिख कभी देखा नहीं है, या तो समय सीमा में लिख कर नहीं देखा है। ऐसे हर चीज़ को लिखने के फ्रेमवर्क में बना लीजिए। बाकी कहानी मैंने क्यों बताई? पीटी के लिए, उसका मेंस के लिए एक भी रत्ती इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये हर पार्ट में मैंने आपको बता देता जाऊँगा कहाँ कहाँ चीज़ों को शॉर्ट करना सीखिए, और फिर आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इसको लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं है, सारे डिबेट तो मैंने बता ही दिया है। बस आनुपातिक समानता का मतलब ये है भाई, अगर कहीं समाज में 100 लोग हैं तो 5 ही लोगों को नौकरी थोड़ी मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। आनुपातिक का मतलब होता है एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं। अगर मान लीजिए कोई, अब एक गांव में आप ये नहीं कह सकते किसी के पास 2 हेक्टेयर जमीन है, किसी के पास 4 क्यों है। 2-4 का अंतर मैं मान सकता हूं, लेकिन ये नहीं मान सकता किसी के पास 50 है, किसी के पास एक भी नहीं है। आनुपातिक समानता, आनुपातिक का मतलब महिलाओं का 1/3 आरक्षण ही सही हो तो रहा है, होना तो चाहिए था आधा, 1/3 भी कम से कम एक अच्छी शुरुआत तो है। तो हमेशा हमें सकारात्मक होना होता है, निष्कर्ष में सकारात्मक मामले को ले जाते हैं, और संविधान की स्कीम के हिसाब से हम चलते हैं, पॉलिटिशियन के नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है वो हमारे लिए किसी वैल्यू, जीरो वैल्यू है। कहानी में लिखने के लिए भले बता दें, यही पूरा निष्कर्ष है। तो सारे तर्क तो मैंने बता रखे हैं। इसे अतिवादी विचार क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं समाज केवल कुशल होना चाहिए। तो याद रखिए, कुशलता अपने आप में सापेक्षिक शब्द है। आप दिल्ली आ गए, बहुत पढ़ लिख गए, हो सकता है आपका ही कोई क्लासमेट गांव में बिछड़ गया हो, तो वो भी आपके इतना ही कुशल था, लेकिन उसको इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई। इसलिए कुशलता, और जब हम पैदा हुए थे तब आवश्यकता के साथ पैदा हुए थे, कुशलता के साथ। बूढ़े होंगे आवश्यकता के साथ। जंगल का नियम समाज में नहीं चलता। समाज कैसा है? चेन जैसा, जिसमें हर कड़ी बराबर मजबूत होनी चाहिए। अब उसके बाद मूल आर्टिकल है 19। 17-18 तो फैक्ट है, 17-18 तो इंफॉर्मेशन है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे थोड़ा एक इजाज़त चाहूँगा। किसी की बड़ी मेरे प्रियजन की डेथ हो गई है तो मुझे निगम बहुत गार्ड जाना है, तो मैंने सोचा कि मैसेज में दिलवाऊंगा, ठीक नहीं, एक बार और भी मैसेज आ चुका था ऐसा कोई। अब संयोग की बात ऐसी हो गई कि बहुत ज़रूरी काम हो जाना है, तो आज मैं क्लास यहीं छोड़ दूँ, तो कभी संडे को हम ले लेंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो बस थोड़ा सा इसलिए अब आज मुझे जाना पड़ेगा, इतना ही। बाकी आप आर्टिकल 19 पढ़ के आइएगा कल के लिए, बस इतना ही। तो आज के लिए मैं जाना है।